दृष्टि की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग समाजशास्त्र की कक्षा कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए, और इसमें हम लोग आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वह है जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे। अब इस प्रकार से आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। सिलेबस में जो है वह क्या लिखा हुआ है, तो जनसंख्या की जो है वह समस्याएं, ठीक है। सिलेबस में जो है वह लिखा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण, और सिलेबस में लिखा हुआ है जन्म मृत्यु समांक। तो इस प्रकार ये 3 टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग ले रहे हैं जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे एक हेड के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसको पूरे कंसेप्ट के रूप में जो है वह पढ़ने की जरूरत है, तभी जो है वह हम लोग उसमें एक्चुअल में जो है वह कहा जाए कि जो है वह संकल्पना का विकास कर सकेंगे। वरना जो है वह जनसंख्या वाला जो चैप्टर है वो हमें केवल डाटा यानी आंकड़े ही आंकड़े जो है वह दिखेंगे, और कुछ जो है वह नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, केवल आंकड़े ही दिखेंगे। अब जैसे जो है वह देखिए क्या है कि सेंसस होता है, जैसे हम जनगणना कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो अंतिम जनगणना हुई वो 2011 में, उसके बाद कोरोना के कारण जो है वह जनगणना, अगली जनगणना नहीं हो पाई, और जनगणना जो है वह अब होनी है। अब उसके संदर्भ में जब भी सरकार जो है वह कदम ले तो जनगणना होगी, और उसके बाद फिर उसके आंकड़े रिलीज किए जाएंगे, यही है। तो सेंसस जो है वह 2011। अब सेंसस जो 2011, तो उसमें समझिए पहले कि सेंसस यानी जनगणना। जनगणना क्यों, जनगणना ही क्यों जो है वह, ठीक है, क्यों जनगणना आवश्यक क्यों है। तो पहले छोटी छोटी बातों से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो है वह मान लीजिए कि जो है वह आप बतौर एसडीएम काम कर रहे हैं, और आपने अपने घर में जो आपका खानसामा है उसको आपने कहा कि रात का खाना जो है वह बना देना। तो उसका पहला क्वेश्चन होगा जो है कितने आदमियों का, ठीक है। रात का खाना बना देना, कुछ लोग जो है वह आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन होगा कितने आदमी का। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार ही वह जो है भोजन का प्रिपरेशन करेगा। बात समझिए। आपने किसी को कहा फोन करके कि कुछ लोग आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था करा देना, तो जिसको कहा वहां से जो है वह पहला क्वेश्चन जो यही आएगा, सर कितने लोग हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो योजना बना रहे हैं उस योजना की सफलता के लिए नंबर ऑफ जो पीपल है उसकी आवश्यकता होती है। तो जनगणना जो है वह दो जो है, यह क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे जो वही कोई भी जो योजनाएं बनती हैं, तो किसी भी योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता के लिए यह आवश्यक है।
यानी आप कोई भी जो है वह योजना जो है वह बनाइए और उसका कोई भी क्रियान्वयन करना है या जो है वह उसके सफलता के लिए आपको जो है वह जनगणना जानना ही पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ जो है किसी भी योजना की सफलता हेतु संसाधन की आवश्यकता है, संसाधन की आवश्यकता। तो ऐसी स्थिति में जनगणना ही हमें संसाधन या संसाधनों कर दीजिए, संसाधनों की मात्रा के बारे में बताएगी कि हमें कितने संसाधन चाहिए, इसकी मात्रा जो है वह हम कैसे जो है वह, तो वो जनगणना के माध्यम से ही जो है वह हो सकता है। साथ साथ यही नहीं बल्कि हमें भविष्य की तैयारियों की जानकारी भी होती है। जैसे आइए हम लोग जो है वह बात करते हैं कि 2011 में हमारी जो जनगणना बता रही है वह बता रही है कि हमारी कुल जनसंख्या 121 करोड़ जो है वह थी 2011 में, और जो 2022 है यह बता रहा है कि हमारी जनगणना में जो है वह 140 करोड़ जो है वो हमारी जनसंख्या हो चुकी है। आज के समय में 140 करोड़ जो है वह हो चुकी है जनसंख्या। और प्रोजेक्शन जो है वह के अनुसार से 2023 में हम लोग जो है चाइना को पीछे छोड़ देंगे। यानी 2023 में चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है, उसकी जो है जनसंख्या से हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। और यूएन का अनुमान है कि ऐसा जो है वह नवंबर 2023 में संभावना है। प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन के अनुसार से संभावना जो है वह यही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2030 जो है वह होते होते तक हमारे पास जो जनसंख्या हो जाएगी वो 150 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद जो है वह कहा जा रहा है कि 2050 होते होते तक हमारी जनसंख्या जो है वह 164 करोड़ होगी। और 2064 में हमारी जनसंख्या जो होगी वह 170 करोड़ होगी और यह भारत की सबसे उच्च जनसंख्या का अनुमान है। हालांकि कुछ लोग जो है इसी को मानते हैं, 2050 में जो है वह 164 करोड़ उसी को उच्च जनसंख्या मानते हैं। यानी इसमें जो प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जो है वो डाटा देते हैं। कुछ लोग इसी को हाईएस्ट मानते हैं, कुछ जो है वह संस्थाएं इसी को जो है वह हाईएस्ट मानती है। ठीक है, और ध्यान देने की बात है कि 2100 में हमारी जनसंख्या जो है वो 1.3 करोड़, सॉरी 1 पॉइंट में कर रहा हूं, 143 करोड़ हो जाएगी। यानी 170 करोड़ जो है जो जनसंख्या है
2064 में इसके बाद जनसंख्या जो है वह क्या होगी, घट जाएगी, और घटकर उसके बाद अगले जो है वह 36 सालों में जनसंख्या जो है वह घट के 143 करोड़ का अनुमान जो है वह, ये अनुमान, प्रेडिक्शन। तो अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो अनुमान जो है वह लगाया जाता है जो जनसंख्या वृद्धि है उस जनसंख्या वृद्धि के ट्रेंड के अनुसार से कि जो है वह लोग जो है वह किस प्रकार ट्रेंड में आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ इसमें जोड़ दिया जाता है कुछ जो है वह कि विश्व के अन्य देशों में उसी रेशियो में कैसे आगे ट्रेंड आगे बढ़ा है। तो हर देश में जो है वह ऐसे ही जो है वह होता है, लगभग अमूमन, मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता 100%, अमूमन होता है। जैसे जो है वह देखिए क्या है कि एक समय ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ रही थी, आज जब वह स्थिरता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ठीक इसी प्रकार जो है वह जैसे नॉर्डिक देश से स्कैंडिनेविया, नॉर्वे वगैरह के जो देश हैं उन देशों में जनसंख्या घट रही है। एक समय था कि बढ़ रही थी, फिर एक समय था स्थिरता को प्राप्त किया, और उसके बाद फिर आज घट रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो जनसंख्या का ट्रेंड है, ये जनसंख्या का ट्रेंड अमूमन जो है वह पूरे विश्व में लगभग एक जैसा होता है कि पहले जो है वह जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, फिर धीमी गति से बढ़ती है, फिर स्थिरता जो है वह आ जाती है, फिर घटती है। तो भारत में 2011 के पहले जो है वह देखा गया कि बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, अभी भी जो वह तीव्र गति से, देखिए 11 सालों में लगभग 19 करोड़ जनसंख्या जो है वह बढ़ गई। लेकिन उसके बाद जो है देखिए 22 से 30 में जो है वह 10 करोड़ जनसंख्या, अब क्या हो जाएगा, ट्रेंड जो है वह घट जाएगा। उसके बाद 20 सालों में जो है वह 14 करोड़ जनसंख्या, और जो है वह घटेगा ट्रेंड, बढ़ने की गति जो और धीमी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 14 वर्षों में जो है वह 6 करोड़ जनसंख्या बढ़ेगी और धीमी हो जाएगी, और उसके बाद जो है वह फिर घट जाएगी। तो ये ट्रेंड जो है वह बताया गया है। अब मैंने जो है वह कहा कि हमें भविष्य की तैयारियों की जानकारी भी होती है, यानी जनगणना जो होती है तो उससे हमें क्या होता है, भविष्य की तैयारियां जो है वह हमें करने का मौका मिलता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज जो मान लीजिए सरकार है, वो सरकार जो है 140 करोड़ के अनुसार से नीतियों का निर्माण करे, या 100 कुछ नीतियों को 150 करोड़ के हिसाब से और कुछ नीतियों को 164 करोड़ के हिसाब से बनाना होगा। नहीं तो फिर से जो है वह क्या होगा, जब 2030 आएगा तो जो है वह हम लोग जो है वह अधिक जनसंख्या का रोना रोएंगे कि भाई जनसंख्या अधिक है। वास्तव में नीतियों का निर्माण जो है वह करना पड़ेगा ना। हमने पूर्व में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को बार बार दोहराना तो है नहीं। पूर्व में हमने गलतियां की हैं कि हमें मालूम था कि इतनी जनसंख्या होगी, लेकिन हमने उनके अनुरूप नीतियां नहीं बनाई। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है वह आती थी और पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया। ठीक है, इसलिए हटाया गया कि उसमें सिर्फ अगले 5 वर्ष की ही सोच जो है वह है, लेकिन देश जो है वह केवल 5 वर्ष के हिसाब से नहीं चलता है। देश को कई नीतियां जो है वह 10 वर्ष के लिए बनानी है, कई नीतियां 20 वर्ष के लिए बनानी है, कई नीतियां 50 वर्ष के लिए बनानी है। तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह जो है ये बातें शामिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो है वह पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। नहीं, ये उस समय की जरूरत थी, उस समय था, काम किया, लेकिन आज जो है वह आज की प्रासंगिकता में वो नहीं जो है वह बैठ रहा था, इसलिए उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग लाया गया कि नहीं भाई जो है वह आपको 1 वर्ष की भी योजना बनानी है, आपको जो है 5 वर्ष की भी योजना बनानी है, आपको 10 वर्ष की भी बनानी है, आपको 25 वर्ष की योजना भी बनानी है। हर वर्ष की योजना बनानी है तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो यहां पे भी जो कहा जा रहा है, यहां पे भी कि आपको हर वर्ष की योजनाओं का निर्माण जो है वह करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जनगणना के आंकड़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े देखकर ही जो है वह हम उसके अनुरूप संसाधनों को एकत्रित कर सकते हैं।
इसको और बेहतर ढंग से समझिए। जैसे मान लीजिए 2030 में 150 करोड़ जनसंख्या होगी, तो हमें मालूम होगा कि इसमें कितने बच्चे हैं। अब कितने बच्चे हैं तो हमें जो है ये पता चलेगा कि जो है कितने प्राथमिक विद्यालयों की जरूरत होगी, कितने जो है वह हमें प्रेप स्कूल यानी कि जो है जो क्रेच स्कूल जो है कहते हैं, प्रेप स्कूल प्रिपरेटरी स्कूल कहते हैं, किंडर गार्डन कहते हैं, उसकी जो है वह कितनी आवश्यकता जो है वह होगी, ये पता हो जाएगा ना। और उसको जनसंख्या के अनुरूप क्या करना पड़ेगा, मैच कराना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोग जो है वह युवा हो जाएंगे, बहुत सारी जनसंख्या युवा हो जाएगी। युवा हो जाएगी तो जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा कितने जो है वह हमें बैंक्वेट हॉल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विवाह भी करना है उनका। तो उसके अनुरूप ही जो है वह हम अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। और ये जो है वह अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो है वह एक फेल्ड स्टेट के रूप में जो है वह स्टैब्लिश हो जाएंगे। इसलिए जनगणना जो है वह बेहद जरूरी है, और जनगणना जो है वह के आधार पर ही जो है वह हम लोग जो है इस प्रकार के जो है वह नीतियों का निर्माण करते हैं, जो भविष्य जो है कि योजनाओं को सफल बनाता है। इसके बाद जो है वह क्या है कि जनगणना से सही कारणों की जानकारी होती है। यानी सही कारण का मतलब है वास्तविक कारण। वास्तविक कारणों की जानकारी जो है वह होती है। क्यों? क्योंकि जनगणना से जो आंकड़े आते हैं उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण होता है, और इन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद ही जो है वह वास्तविक कारण जो है वह हमें प्राप्त जो है वह होता है। तो आंकड़ों का विश्लेषण होना आवश्यक है। अब आंकड़ों का विश्लेषण जो है वह कैसे जो है आवश्यक है, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। मैं एक उदाहरण जो है वह ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल से ही समझना जो है वह आसान होगा। देखिए भारत में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 9:43। ये भारत का सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार। ठीक है, और इस सेक्स रेशियो के अनुसार से जैसे मैं एक उदाहरण जो है वह दे रहा हूं, केरल का। केरल राज्य केरल राज्य में कहा जाता है कि भाई लिंगानुपात बहुत बेहतर है, तो ये सेक्स रेशियो जो है वह इंडिया का है। तो केरला का सेक्स रेशियो देखें हम लोग, तो केरला का सेक्स रेशियो जो है वो 1084, 2011 के अनुसार। 2011 का सेंसस का वो आंकड़ा लिया, तो ये भी 2011 का ही जो है ले। तो यहाँ पर जो है कितना है 1084, यहाँ पर जो है कितना है 943। तो सेक्स रेशियो में जो अंतर है उस अंतर को जो है वह देखिए, यानी केरल और इसका जो अंतर है वो कितना है, तो 100 अंतर 141 का अंतर। बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है। अब दूसरा आंकड़ा जो है वह देखते हैं। इंडिया का सेक्स रेशियो
0 से 6 जनसंख्या में, यानी जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उसमें इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? वो है 919। वो कितना है? 919। और देखिए जो केरल का सेक्स रेशियो 0 से 6 जनसंख्या में, तो ये है 964। यानी 0 से 6 में आते हैं तो 964। अंतर जो है वह कितने का है यहां पर? तो अंतर हम लोग निकालें तो आता है अंतर 45 का अंतर। तो देखिए ये भारत के सेक्स रेशियो से बेहतर है, और 919 से 964 है। तो ये परिणाम, इसका कारण जो है वह क्या है? तो इसका कारण है कि वहां साक्षरता दर जो है वह अधिक है। साक्षरता दर अधिक है। अब देखिए गौर करके कि अगर साक्षरता दर जो है वह अधिक है और 45 का अंतर जो है वह आ रहा है, भारत के सेक्स रेशियो और केरला के सेक्स रेशियो में 45 का अंतर आ रहा है। अब जो है वह हम लोग ये जो इंडिया का सेक्स रेशियो जो है, ये जो है वह क्या टोटल में अब हम लोग देख रहे हैं, और केरल का सेक्स रेशियो भी टोटल में। तो टोटल में सेक्स रेशियो जब देख रहे हैं तो ये है 943 इंडिया का, और यहां पे है 1084। अंतर कितना है? 141। देखिए यहां पे अंतर था 45 का, यहां पे अंतर है 141 का। तो सेक्स रेशियो यहां पर का अंतर बढ़ गया कुल में, जबकि 0 से 6 में जो है वह जो अंतर था वह कम है, 45 का ही अंतर है, लेकिन यहां पर जो है वह अंतर 141 का हो गया। तो अब जो है इस बड़े अंतर का कारण अगर जो है वह देखा जाए तो यहां पर पहला कारण जो है वह उभर कर जो आएगा वो आएगा प्रव्रजन, यानी अंग्रेजी में कहते हैं माइग्रेशन। और दूसरा कारण जो है वह आएगा साक्षरता। अब समझिए कारण बदल गया। यहां पर कारण जो था, यहां पर कारण वो साक्षरता दर अधिक होना था, लेकिन यहां पर कारण जो है वह क्या हो गया? प्रव्रजन, माइग्रेशन हो गया। तो देखिए 0 से 6 जो जनसंख्या होती है उसका माइग्रेशन नहीं होता है। माइग्रेशन जो है जब भी होगा तो वह एडल्ट पॉपुलेशन का माइग्रेशन ज्यादा जो है वह होता है। ठीक है। और सेक्स रेशियो जो निकाला जाता है वह उपस्थित जनसंख्या पर निकाला जाता है। सेक्स रेशियो किसी भी क्षेत्र का जब निकाला जाएगा तो वह उपस्थित जनसंख्या का निकाला जाएगा। इस बात को समझिए। यानी जब भी निकाला जाएगा वो उपस्थित जनसंख्या का निकाला जाएगा। तो अगर उपस्थित जनसंख्या का जो है वह सेक्स रेशियो जो है वह निकाला जाना है, तो यहां जो माइग्रेटेड पुरुष होंगे उनकी जनसंख्या तो काउंट होगी नहीं। तो एक्चुअल में क्या है कि केरल से माइग्रेट करके गल्फ कंट्रीज में चले जाते हैं और वो अकेले जाते हैं, यानी पुरुष वर्ग का पलायन होता है और महिलाएं केरल में ही रह जाती हैं। तो केरल में रह जाती हैं तो केरल में जो है महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है। केरल में महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है और पुरुष माइग्रेट होकर जो है वह कहां चले गए? तो वह माइग्रेट होकर जो है वह गल्फ कंट्रीज में चले गए। अब गल्फ कंट्रीज में 0 से 6 का पॉपुलेशन तो नहीं जाएगा,
श्रम जाना है तो श्रम तो एडल्ट होगा तभी ना श्रम जाएगा। इसलिए जो है वो देखिए क्या है कि केरल में उच्च जो है, जो सेक्स रेशियो है, हाई सेक्स रेशियो है एडल्ट में या टोटल में, उसका पहला कारण जो है वह क्या है? तो पहला कारण माइग्रेशन है। क्यों? क्योंकि अंतर 141 का है, और अगर केवल साक्षरता होती तो अंतर 45 है, तो यहां भी अंतर 45 का होना चाहिए था। लेकिन यहां 45 का अंतर नहीं है, यहां 141 का अंतर है, और यहां पर 45 का अंतर है, यहां पर 141 का अंतर है। तो ये जो अंतर है, ये करीब 95-96 पॉइंट का अंतर जो बढ़ जा रहा है, उसका कारण जो है वह क्या है? तो उसका कारण है माइग्रेशन जो है। ठीक है, साक्षरता नहीं। तो इसका मतलब है श्रम का माइग्रेशन हो गया और महिलाएं वहीं रह गई। तो इसलिए जो है वह देखिए कि जैसे मान लीजिए एमपी में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, ये सब राज्य, छत्तीसगढ़ है, ये सब राज्य ऐसे हैं जहां से जो है वह माइग्रेशन होता रहता है श्रम का। तो जहां भी जो है नेशनल एवरेज से ज्यादा जो है वह सेक्स रेशियो देखा जा रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए। हो सकता है वहां पर सेक्स रेशियो बढ़ने का कारण जो है वह क्या हो? माइग्रेशन जो है वह हो। वहां पर सेक्स रेशियो बढ़ने का कारण क्या हो? माइग्रेशन जो है वह हो। ठीक है, यानी जिस भी स्टेट में आप जो है वह, जिस डिस्ट्रिक्ट में अधिक जो है वह देख रहे हैं सेक्स रेशियो, नेशनल एवरेज से सेक्स रेशियो, तो वहां का एक कारण जो है वह समझ में आ रहा है, और वह क्या हो सकता है कि माइग्रेशन जो है वह हो सकता है। कोई भी आंकड़े हो गए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूं। चलिए हम लोग जो है वह चेक करते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश का आ रहा है वो है बालाघाट, और बालाघाट में आ रहा है 1021 जो है वुमन। ठीक है, एमपी में जो है बालाघाट, और बालाघाट में जो है वह 1021 प्रति हजार पुरुष। ये मेल है, ये फीमेल। तो इससे ये अनुमान मत लगा लीजिए कि बालाघाट में जो है वह क्या हो है, महिलाओं की स्थिति बड़ी बेहतर है, वहां साक्षरता जो है वह बड़ी बेहतर है, ये अनुमान नहीं लगा लीजिए। बल्कि वास्तव में क्या है कि यहां से पुरुष वर्ग का जो है वह पलायन हो गया है, इसलिए जो है वह महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। और एमपी में जो है वह जब पलायन हुआ है, तो पलायन होके कहां जाएगा? किसी न किसी जो है वह शहर में जाएगा। आजकल की जो जनसंख्या पलायन होती है, वह जो है वह पलायन होकर जो है वह कहां जो है वह जाती है? तो देखिए, आपके शहर में, आपके सॉरी इसमें सबसे हाईएस्ट जो है, जो कहा जाए, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इंदौर। इंदौर का सेक्स रेशियो कितना है? 928 प्रति हजार मेल। तो क्या बालाघाट में जो है वह
साक्षरता ज्यादा है, इंदौर से साक्षरता ज्यादा है। बालाघाट में जो है वह इंदौर से प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है। बालाघाट में जो है वह महिलाओं की स्थिति इंदौर से ज्यादा बेहतर है? नहीं। वास्तव में यहां बालाघाट से पुरुष वर्ग पलायित होकर जब इंदौर चला आया, इसलिए यहां पर पुरुषों की संख्या बढ़ गई और यहां पर महिलाओं की संख्या बढ़ गई। यह जो है वह कारण है। ठीक है, मैंने आपके सामने ही डाटा ढूंढकर जो है वह दिखा दिया जाए। तो इसका मतलब है ये विश्लेषण जो है वह कैसे पता चलेगा? ये विश्लेषण तो जनगणना से ही जो है वह पता चलेगा। और जब जनगणना जो है वह होगी तभी जो है वह इस प्रकार के आंकड़े जो है वह हम लोग निकाल सकते हैं और इस प्रकार के आंकड़ों का जो है वह प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करके हम उसके वास्तविक कारणों के बारे में जो है वह जान सकते हैं। तो इसलिए जो है ये जो है वह जनगणना हमारे लिए जो है वह बेहद ही आवश्यक जो है वह है। सरकार के लिए बेहद आवश्यक है, समाज के लिए बेहद आवश्यक है जनगणना। तो आप समझ रहे होंगे विश्लेषण का तरीका जो है वह आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जो है वह आते हैं, देखिए अब हम लोग जो है वह बात करते हैं कि जनगणना में आफ्टर ऑल जो समस्याएं हैं, सिलेबस से वह कहता है समस्याएं। तो हम लोग बात करें कि समस्याएं जो है वह क्या है, जनसंख्या की क्या समस्याएं हैं। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड है इसका आंसर करने का कि जनसंख्या की समस्याएं जो है वह क्या हैं। तो देखिए हर जगह जो है वह क्या है, हमें भाई भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, बेरोजगारी जो है वह दिखाई दे रही है। ठीक है, जनसंख्या की समस्या जो है वह है। ठीक, इसके बाद जो है वह यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति भूमि जो है वो घट रहा है। हमारे यहाँ जो है वो सड़क पर दबाव बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और सड़क पर ही नहीं सारी जगह पर। इसके बाद गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि जनसंख्या अधिक है, असफल जो है वह हो रहे हैं। ठीक है, कृषि उत्पादन पर दबाव जो है वह बढ़ रहा है। ये तमाम जो है वह एटसेट्रा, ये जो शहरों में भीड़ भाड़ है, शहरों में जो है वह स्लम का प्रॉब्लम है, यानी गंदी बस्ती जो है वह शहरों में देखने को मिल रही है। ठीक है, शहर में ट्रैफिक की समस्या जो है वह बढ़ रही है। ये तमाम चीजें सब जनसंख्या की समस्या के अंतर्गत जो है वह एक अप्रोच जो है वह ये लिया जाता है कि ये जनसंख्या की जो है वह क्या है, समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं। अब जो है दूसरा अप्रोच, दूसरा अप्रोच जो है वह क्या है कि वास्तव में जनसंख्या जो है वह क्या है, तो जनसंख्या एक वरदान है। ठीक है, लेकिन इस जनसंख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, कुशल बनाना होगा। तो एक्चुअल में समस्या क्या है, तो समस्या है अकुशल जनसंख्या। अनस्किल्ड अनस्किल्ड पॉपुलेशन, ये हमारी जो है वह समस्या है।
ठीक है, तो जनसंख्या तो वरदान है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अब जो है वह समझिए, विश्व के 2 देश ही हैं जहां पर सबसे ज्यादा निवेश जो है वह आता है, चाइना और उसके बाद जो है वह इंडिया। चाइना में अभी भी निवेश जो है वह ज्यादा आ रहा है। अच्छा, चाइना और इंडिया को ही जो है वह विश्व के तमाम जो कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने जो है वही निवेश करते हैं। तो जो कंपनियां एमएनसीज, वो एमएनसीज जो है वह चाइना और जो है वह इंडिया को ही जो है वह क्यों जो है वह एक टारगेट के रूप में जो है वह सेलेक्ट कर रही हैं कि नहीं यहीं पे निवेश करना है। तो इसका आंसर जो है वह क्या दिया जा सकता है कि नहीं वो धर्म का काम करना चाहती हैं, यहीं पे दोनों जगह पे जो है वह समस्याएं हैं इसलिए वो धर्म के अंतर्गत जो है वो ऐसा काम कर रही हैं। उनका जो है वह उनकी भावना है कि लोगों का कल्याण हो जाए और लोगों की कल्याण की भावनाओं के अंतर्गत एमएनसीज जो है वह यहाँ पर निवेश करना चाहती हैं। ये सरकार को, यहाँ की सरकारों को मदद करना चाहती हैं क्योंकि ये जो है वह विकासशील राष्ट्र हैं और विकासशील राष्ट्र जो है वह को विकसित बनाना है, इसलिए जो है वह ये कंपनियां वास्तव में यहाँ निवेश करना चाहती हैं। या फिर जो है वह ये कहा जाए कि ये जो है वह सी जिनपिंग और जो है वह नरेंद्र मोदी से जो है वह साठगांठ किए हुए हैं, दोस्ती किए हुए हैं और इस वजह से जो है वह यहाँ पर निवेश करना चाहती है। एक भी आंसर सही नहीं होगा, एक भी आंसर जो है वह सही नहीं होगा। ठीक है, ये आप भी समझ रहे हैं। ये जो एमएनसीज हैं यहां पर जो है वह जो निवेश करना चाहती है वो सिर्फ एक ही वजह है और वो है कि यहां पर कंज्यूमर का बेस जो है वो सबसे बड़ा है, यानी जो उपभोक्ता वर्ग है उसका आकार बहुत बड़ा है और उपभोक्ता वर्ग का आकार बड़ा है तो उनका उत्पाद ज्यादा बिकेगा, उत्पाद ज्यादा बिकेगा तो लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो कंपनी का आकार ज्यादा बढ़ेगा और कंपनी का आकार ज्यादा बढ़ेगा तो उसका मालिक जो है वह और रिच होता चला जाएगा। बस सिंपल, एक ही थ्योरी काम करती है। अब जो है ये कंपनियां जो है वह क्यों नहीं केन्या में, क्यों नहीं तंजानिया में, क्यों नहीं सोमालिया में जाकर निवेश करती हैं जहां पर बिल्कुल कोई विकास ही नहीं है, श्रम और भी सस्ता मिलेगा, हमारे देश से ज्यादा सस्ता श्रम मिलेगा, केवल रोटी दे दो काम करने को तैयार है अफ्रीका का जो है वह के कई नागरिक, रोटी दे दो, 2 टाइम का खाना दे दो काम करने, क्योंकि 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूं, 2 टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है वो देखिए क्या है कि वहां तो श्रम भी सस्ता है, सब कुछ सस्ता है, यूरोप से नजदीक भी है, अमेरिका तो यूरोप से नजदीक है, अमेरिका से नजदीक है। आइए जब क्यों जो है वह इतना दूर आकर जब निवेश कर रहे हैं, एक ही कारण है और वो है कंज्यूमर का बेस ज्यादा है। और कंज्यूमर का बेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। तो जनसंख्या एक्चुअल में क्या है? वरदान है, जिसके कारण जो है वह आपको यहां जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। और ये मानव संसाधन, कोई भी जो संसाधन होता है उस संसाधन की खोज भी जो है वह कौन करता है? तो मानव ही करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलिए जो है वह मान लीजिए कि आज हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वह बनाने का काम किसने किया? मानव ने। सोलर व्हीकल बनाने का काम कर रहे हैं, किसने किया? मानव ने। तो सूर्य की ऊर्जा जो है क्या पहले नहीं थी क्या? थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की तकनीक नहीं थी। पेट्रोल जो है वह अकबर के जमाने में जमीन के नीचे नहीं था, या जो है वह 1850 के बाद ही पेट्रोल पैदा हुआ, तो पहले भी था। लेकिन अकबर के जमाने में जो है वह इसकी जानकारी नहीं थी कि यह पेट्रोल है और इससे जो है वह वाहन चलाए जा सकते हैं। मानव ने संसाधन बनाया, ठीक है, लैपटॉप बना दिया, इंटरनेट बना दिया, सब कुछ बना दिया, सब मानव ने बनाया। तो एक्चुअल में रॉ मटेरियल पदार्थ तो हमारे प्रकृति में जो है वह भरे पड़े हुए हैं,
लेकिन उसको संसाधन बनाने का काम कौन करता है? मानव करता है, इसलिए मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है। और जब मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है तो मानव वरदान है ना, मानव तो वरदान है। तो मानव वरदान है तो ये, लेकिन ये वरदान कब साबित होगा? जब मानव को कुशल बनाना होगा। और समस्या क्या है? अकुशल जनसंख्या। तो इसको कुशल बनाने के लिए क्या करना होगा? अकुशल को कुशल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुशल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर जो है वह 2 प्रकार का विकास का कार्य होता है। अकुशल जनसंख्या को कुशल जनसंख्या में तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है? इसका 2 जो है वह विकास का कार्य। एक पहला है, इसे कहते हैं हार्डवेयर डेवलपमेंट। ये आप लोग हो सकता है कि नहीं सुने हो, ये मैंने इसका नाम दिया है, अभी आप लोगों को पता चलेगा। दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी एक अकुशल जनसंख्या को कुशल बनाना है तो उसके लिए पूरे देश में 2 प्रकार के विकास के कार्य जो है वह करने की आवश्यकता जो है वह है। एक हार्डवेयर डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये नामकरण मैंने दिया है, ठीक है। अब कैसे समझिएगा, आपको पसंद आएगा तो लिखिएगा, नहीं पसंद आएगा तो जो है आप अपने अनुसार से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हार्डवेयर डेवलपमेंट के अंतर्गत में हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सड़क का विकास, हमें रेल का विकास, हमें वायु मार्ग का विकास। हार्डवेयर डेवलपमेंट के अंतर्गत में हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें आवास का विकास, हमें जो है वह नगर का निर्माण, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जो है वह जितने भी जो है वह इस प्रकार के हैं सारे, ऊर्जा का, ठीक है, ये सब जो है वह क्या है? हार्डवेयर डेवलपमेंट, जिसे आप लोग कभी कभी आधारभूत सुविधाएं कहते हैं। आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा। मैं उसको कहता हूं कि हार्डवेयर डेवलपमेंट जो है वह करना पड़ेगा। सड़क, रेल, वायु। अब सड़क का विकास का मानव के अकुशल से कुशल होने में कैसे जो है वह संबंध है? तो है संबंध। अगर अच्छी सड़क जो है वह होती है तो हमारी गतिशीलता बढ़ जाती है, और जब गतिशीलता बढ़ती है तो हम टाइम का यूटिलाइजेशन बेहतर कर सकते हैं, और टाइम का यूटिलाइजेशन बेहतर होने से जो है वही अकुशल जो है वह श्रम कुशल श्रम में तब्दील जो है वह हो जाता है। ये इसी प्रकार किसी को जो है वह आवास जो है वह, आवास की चुनौती अगर जो है वह होगी तो निश्चित है कि वो उसकी जो है वह, उसका जो ब्रेन है वह अपनी इन चुनौतियों के ऊपर जो है वह खर्च होगा। लेकिन ये सुविधाएं हम उपलब्ध करा देंगे तो उसका ब्रेन जो है वह दूसरी तरफ जो है वह जाएगा विकास के कार्यों के लिए। तो सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है इसमें जो है वह क्या आता है? तो इसमें जो है वह क्या आएगा? शिक्षा आएगा, इसमें जो है वह आएगा स्वास्थ्य आएगा, इसमें क्या आएगा? संचार आएगा। ये सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। शिक्षा से मानव का मस्तिष्क विकसित होता है। सॉफ्टवेयर यानी कि मानव का सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, 2G से 3G हो गया, 3G से 4G हो गया, 4G से 5G हो गया। जैसे जैसे वह जो है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा जो है वह प्राप्त करता चला गया, जैसे आप लोग जो है वह लगातार शिक्षा ग्रहण करते चले जा रहे हैं, तो शिक्षा तो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, खर्च नहीं है।
यानी कोई पूछे कि आपसे कि अच्छा कोचिंग में एडमिशन कराने का कितना खर्च आया, तो समझिए कि जो है वो अभी नहीं समझ पाया है कि जो है वह खर्च और निवेश में क्या अंतर है, उसकी इकोनॉमी बड़ी कमजोर है। कोई भी पूछे, क्योंकि ये जो है वह खर्च नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है। तो ये निवेश है, और निवेश जो है वह क्या है, तो शिक्षा के ऊपर जो है वह निवेश है, ये शिक्षा के ऊपर निवेश है। इसी प्रकार जो है वह हम लोग अच्छा भोजन करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के ऊपर निवेश है, और स्वास्थ्य के ऊपर जो निवेश है वो निवेश जो है वह हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हमारा शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा, हमारी मानसिक क्षमता को, स्वास्थ्य भी हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाएगा, शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा। संचार हमें वह सुविधा प्रदान करेगा जिसके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है वह क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर से एटसेट्रा लिख दे रहे हैं। तो आपको ये नामकरण पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वह इसको जैसे भी लिखना चाहते हो लिखिए। तो इसका मतलब है अकुशल श्रम को हमें कुशल बनाना होगा, और ये जो है वह जनसंख्या के सामने समस्याएं नहीं, चुनौती है। कुशल बनाना चुनौती है, ये समस्या नहीं, तो ये क्या है, चुनौती है, चैलेंज है। तो आज जो है वह हम लोगों ने इसको नए रिस्पेक्ट में पढ़ा। आप लोगों ने जो है वह सुना होगा ये चुनौतियां हैं। आप लोगों ने जो है वह सुना होगा कि कुछ वर्ष पूर्व जो है, 1 या 2 वर्ष पूर्व जो है वह प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करें, और इतना सशक्त करें कि विश्व में शिक्षकों की कमी हो रही है, तो विश्व में शिक्षकों की कमी की जो है वह जो हो रही है उसकी आपूर्ति जो है वो भारत से हो। अब कंसेप्ट को समझिए, विश्व में शिक्षकों की जो कमी हो रही है उसकी आपूर्ति कहां से हो, तो भारत से हो। तो भारत के शिक्षक जो है वह बाहर जाकर जो है वह पढ़ाएं, तो भारत के शिक्षक अगर जो है वह बाहर जाकर जो है वह पढ़ाएंगे तो इससे केवल जो है शिक्षा का विस्तार ही नहीं होगा, बल्कि भारतीयता का भी विस्तार होगा, भारत का भी ब्रांडिंग होगा। ठीक है, और भारत के शिक्षकों को बाहर पसंद किया जाता है। ठीक है, क्यों पसंद किया जाता है, 2 कारण। एक तो वो बाहर जो है वह जाने के बाद जो है वह जो भारतीय होते हैं भारत में आपस में लड़ते रहते हैं, उच्च जाति निम्न जाति, ये मेरा धर्म वो तेरा धर्म। लेकिन बाहर जाकर जो है वो जो विदेशी छात्र होते हैं, विदेशी छात्र छात्राओं के साथ जो है वो थोड़ा मृदुभाषी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है, पहला कि वो जो है मृदुभाषी हो जाते हैं, एक। दूसरा जो है वह क्या होते हैं कि वे परिश्रमी होते हैं। बाहर गया है तो कमाने के लिए गया है, तो बाहर जब कमाने के लिए जो है वह जाएगा तो वो परिश्रमी हो जाता है, तो परिश्रमी हो जाता है। तीसरा, विदेशियों की तुलना में कम पारिश्रमिक में काम कर लेते हैं। यानी एक विदेशी शिक्षक जो है वह की नियुक्ति कर दीजिए, उसको मान लीजिए कि $50,000 जो है वह देना है, तो जो है वह जो भारतीय शिक्षक है वो $40,000 में काम कर लेगा। तो विदेशों में तो शिक्षा जो है वह निजी हाथों में है, तो निजी हाथों में है तो ऐसी स्थिति में वो जो है वह चाहेगा कि अच्छा हमारा पैसा भी जो है वह बच जाए। तो ये, और उसके साथ साथ क्या है कि ये क्वालिटेटिव भी होते हैं, यानी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण विदेशों में शिक्षक पसंद किए जाते हैं, भारतीय शिक्षक। तो आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, भविष्य में जो है वह कभी शिक्षक बन सकते हैं विदेश में कहीं। तो ये जो है वह हमारे सामने जो है वह अकुशल को कुशल जो है वह बनाने की चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियों का सामना हमें कर। तो एक अप्रोच तो ये है कि भाई समस्याएं जो है वह बता दीजिए कि जो है वह क्या क्या समस्याएं जो है वह हो रही हैं अधिक जनसंख्या के कारण, और एक जो है वह बताइए कि जनसंख्या जो है वह के वास्तव में वरदान है
लेकिन वरदान साबित करने के लिए उसे कुशल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है वह क्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या अकुशल है, और इस अकुशल जनसंख्या को कुशल जनसंख्या बनाने का मार्ग जो है वह क्या है, तो हार्डवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत ये तो एक अप्रोच जो है वह ये है आंसर लिखने। वॉट जो आपको जो पसंद आता हो उसके आधार पर जो है आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो है हम लोगों का एक टॉपिक जो है वह ये इस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब जो है वह हम लोग बात करते हैं कि जनसंख्या जो है नियंत्रण, हम लोग का जो सिलेबस कहता है जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण को समझने के लिए पहले कुछ भूमिकाओं को समझना पड़ेगा। देखिए, एक होता है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी पॉपुलेशन जो है वो किस रेट से, पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रहा है, इसी को हम लोग जो है वह कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। तो देखिए, अगर जो है वह हम लोग बात करें तो 1991 में पॉपुलेशन की वृद्धि दर जो है वह भारत की थी वो 2.06% थी। 2001 में जो वृद्धि दर थी वह वृद्धि दर 1.79% थी, और 2011 में जो वृद्धि दर थी वो 1.34% थी। ठीक है, अब नया आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि ये जो है वो 1.2 के आसपास जो है वह आ चुका है, ये 1.2 के आसपास आ चुका है जनसंख्या वृद्धि दर। लेकिन 1 पॉइंट जो है वह 2 आ चुका है, या जो है वह 1.1 भी अगर है, तो आप देखिए इसको समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम ही हम लोग लें कि ये 1.1%, तो 1.1% ऑफ ये प्रतिवर्ष है ना, तो 1.1 किसका, 140 करोड़ का, तो 140 करोड़ का 1 पॉइंट, तो इसका मतलब है 1.1%, 1% जनसंख्या जो है वह हो गई 140 लाख, 1.4 करोड़, और जो है इसके बाद 0.1% जो है वह हो गया करीब 14 लाख, 154 लाख। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष 1,54,00,000 जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है 1.1 होने के बावजूद भी जनसंख्या जो है वह काफी तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। अब मान लीजिए कि कोई जो है वह 10 करोड़ जनसंख्या का देश है, तो 10 करोड़ जनसंख्या का देश है, तो यहां पर 1% के हिसाब से बढ़ेगा तो 10 लाख बढ़ेगा, और 1.1 के हिसाब से बढ़ेगा तो 1 लाख और जोड़ लीजिए 11 लाख बढ़ेगा। यानी कोई देश अगर 10 करोड़ की जनसंख्या का है तो वहां वो इस रेट से 11 लाख जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ 1 करोड़ जो 54 लाख जनसंख्या बढ़ेगी।
तो देखिए क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है की संकल्पना पर आने के पहले हम लोग इसमें फिर से जनसंख्या प्रतिस्थापन की संकल्पना देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट। देखिए पहली बात तो यह है कि किसी भी देश में जनसंख्या जो है वह प्रतिस्थापित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में एक कक्षा खत्म हुई, तो एक कक्षा खत्म हुई तो जो है वह दूसरे टीचर आने चाहिए, दूसरी कक्षा खत्म हुई तो तीसरे टीचर आने चाहिए, तीसरी कक्षा खत्म हुई तो चौथे टीचर आने चाहिए। तो क्या हुआ, शिक्षक प्रतिस्थापित हो रहे हैं। अगर शिक्षक प्रतिस्थापित नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगी, कोलैप्स करने लगेगी। ठीक है। इसी प्रकार जो है वह देखिए क्या है, लोग रिटायर करते हैं, तो लोग रिटायर करते हैं तो नई भर्तियां जो है वह कर दी जाती हैं उसी डिपार्टमेंट। फिर लोग रिटायर किए, फिर नई भर्तियां कर दी गई, फिर लोग रिटायर किए, फिर नई भर्तियां कर दी। तो इससे क्या हुआ कि जो कर्मी हैं यानी जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स को रिप्लेस जो है वह कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र के संदर्भ में समझिए कि जनसंख्या को भी प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता जो है वह होती है। अगर जनसंख्या को प्रतिस्थापित नहीं करेंगे तो वहां पर जो है वह क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो है वह पॉपुलेशन की उम्र बढ़ती चली जाएगी और पॉपुलेशन वृद्ध हो जाएगी, वृद्ध होने के बाद वह जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद जो है वह राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्र को अगर बचाए रखना है तो जनसंख्या को जो है वह प्रतिस्थापित करना ही पड़ेगा। देखिए क्या है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में जो है वह जनसंख्या की प्रतिस्थापन दर जो है वह कम है। क्यों? क्योंकि लोगों में जो है वह अपने बच्चों की चाह जो है वह कम हो गई है, तो रिप्लेसमेंट रेट जो है वह घट गया है। इसलिए जो वो वहां निगेटिव जो है वह जनसंख्या में जो है वह हो जा रहा है कई स्थानों पर। तो यहां पर क्या है, सरकार पॉलिसी जो है वह लेके आई है कि देखिए एक बच्चा जो है वह होता है तो आपको ये इनाम मिलेगा, दो बच्चा होता है तो ये इनाम मिलेगा, तीन बच्चा होगा तो ये इनाम मिलेगा, चार बच्चा होगा तो ये इनाम मिलेगा, पांच बच्चा होगा तो ये इनाम मिलेगा। और इनाम की राशि जो है वो बढ़ती चली जाती है, इनाम की राशि बढ़ती चली जाती है। यानी ऐसी सरकारों को कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में, ब्रिटेन में अगर जो है आपको जो है अधिक बच्चे जो है वह पैदा कर रहे हैं तो आपको इनाम भी मिलता चला जाएगा। अब सोचिए जनसंख्या अगर समस्या होती तो ये लोग क्या इनाम बांटते? नहीं ना। जनसंख्या अगर बहुत बड़ी समस्या होती तो ये लोग क्या इनाम बांटते? नहीं बांटते। तो इसलिए जो है ये इनाम जो है बांट रहे हैं। और वही नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने बच्चा पैदा किया और बच्चा को पालने में आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप बच्चा पैदा करके हमें दे दीजिए, हम पाल लेंगे। और उन्होंने जो है वह अपना पालना घर खोल रखा है सरकारों ने, वहां बच्चे पालते हैं, वहां बच्चों को अपने अनुरूप जो है वह ढाला जाता है, अपने अनुरूप बड़ा किया जाता है।
और उसको जो है वह सरकार अपने अनुरूप जो है वह कार्य कराती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो है वह ये जनसंख्या जो है प्रतिस्थापित वहां नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहां प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आइए इसको और समझें। देखिए, एक मेल है, एक फैमिली, और एक फीमेल है, और वहां पर एक बच्चा है। ठीक है, एक ये भी फैमिली है, और इसका फैमिली नहीं है, दंपत्ति हैं, लेकिन बच्चा इन्होंने जो है वो पैदा ही नहीं किया। तो बच्चा नहीं पैदा किया, तो देखिए क्या है, रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो डेथ रेट माइनस बर्थ रेट होता है। तो डेथ जो होगा, यहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों का डेथ होगा, तो 2 डेथ हुआ, लेकिन बच्चा हुआ ही नहीं, तो बर्थ रेट कितना है, 0। तो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। हाँ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो 0 है, और यहां पर जब हम तो -2, तो यहां पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट जो है कितना हो जाएगा, -2। फिर से समझिए, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट जो होता है वो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है। तो बच्चा तो जन्म हुआ ही नहीं, लेकिन ये दोनों दंपत्ति हैं, एक उम्र के बाद तो उनकी मृत्यु होगी ना, तो वो अपने राष्ट्र को क्या देके गए, 2 डेथ, लेकिन एक भी जो है वो बर्थ नहीं, तो जो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, -2 रिप्लेसमेंट रेट हो गया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर फिर से एक बच्चा हुआ है, तो बर्थ रेट जो है वो +1 है, और डेथ रेट कितना होगा, -2, क्योंकि वाइफ हस्बैंड 2, तो दोनों 2 जो है वह, तो ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट जो है वह कितना हो जाएगा, -1। पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट -1। इसके बाद देखिए M2 F2, एक तीसरी फैमिली, और यहां पर 2 बच्चे, और 2 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या होगा कि 2 का जन्म हुआ और 2 की मृत्यु हुई, तो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट कितना हुआ, 0। और जो है, अब देखिए M3 F3, ये चौथी फैमिली है, और इसके जो है वह 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं, तो +3 -2, तो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट कितना हुआ, +1। चार उदाहरण जो है वो मैंने रखा आप लोगों के सामने। ठीक है, अब इस 4 उदाहरण को अगर समझिए गौर से, हालांकि 5वें उदाहरण भी हैं, यानी किसी के पास जो ऐसे भी फैमिली हैं जिसके पास 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, तो गौर करके देखिए, जिन दंपत्तियों ने बच्चा पैदा नहीं किया, वो देश में -2 जनसंख्या जो है वह दे रहे हैं। जिन्होंने 1 पैदा किया वो -1 जनसंख्या जो है वह दे रहे हैं। जिन्होंने 2 पैदा किया वो जो है वह 0, और इसी को स्थिरता की अवस्था कहते हैं, यानी जितनी जनसंख्या वो स्थिर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप गौर करके देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार इतने सालों तक दबाव बनाया गया कि आप जनसंख्या को घटाने का प्रयास कीजिए, लेकिन कभी भी जो है वह भारत सरकार ने जो है वह 1 बच्चे की पॉलिसी नहीं लाई। क्यों? क्योंकि 1 बच्चे की पॉलिसी लाने पर जो है वह क्या होगी, लंबे समय में, अभी तो समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय में राष्ट्र मुसीबत में चला जाएगा।
लंबे समय में राष्ट्र मुसीबत में चला जाएगा, और राष्ट्र मुसीबत में चला जाएगा, वहां पर जनसंख्या कम हो जाएगी, और जनसंख्या कम हो जाएगी तो वहां वर्कर्स की संख्या घट जाएगी। ठीक है, वर्कर्स की संख्या घट जाएगी, यानी जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास की संख्या घट जाएगी। और ये जो है वह जीरो, दो जन बच्चे और दो बच्चे जो है वह की नीति पर ही सरकार जो है वह चलती रही भारत में, तो वह जीरो जो है वह पे आई। और ये F3 जो है वो फैमिली, इसने +1, इसकी जनसंख्या लगातार क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो प्रतिस्थापन से ही जो है वह क्या जुड़ जाता है कि भारत सरकार की मंशा है कि हम जो है वह जनसंख्या को स्थिरता ला दें, तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण में सरकार जो है वह यह चाहती है, यह जो है नहीं चाहती है, यह नहीं चाहती है कि अब हम हमारी जनसंख्या बढ़े। इसको अभी थोड़ी देर पहले जब बताया था कि जैसे 2100 में इंडिया का पॉपुलेशन जो प्रोडिक्टेड है वह 143 करोड़ है। एंड डू यू नो कि चाइना का जो है वह पॉपुलेशन जो है वह क्या प्रोडिक्टेड है, वह है 108 करोड़। ये यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन है। ये यूनाइटेड नेशन का जो है वो प्रोजेक्शन है, यानी कि भारत में 2100 एडी में जो है वह कितनी जनसंख्या जो है वह होगी, तो 143 करोड़। चाइना में जो होगी 108 करोड़। ये यूएन प्रोजेक्शन जो है वह है। ठीक है, तो भारत में वर्किंग क्लास से वह ज्यादा होंगे, वर्कर्स से वह ज्यादा होंगे, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी, और कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी तो जो है वह भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वह जो है वह क्या होगा, अधिक होने लगेगा। आप लोगों को इकोनॉमी से जो वह जोड़कर दिखा रहा हूं इसको। देखिए, हम लोगों ने यहां पर सर्च किया है क्या, जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड 2050, यानी 2050 में जीडीपी जो है वह कैसी रहेगी, क्या रहेगी। ठीक है, तो आइए जो है वह ये देखिए, चलिए इस आंकड़े को देखते हैं। देखिए,
देखिए ये 2007 का आंकड़ा है, ये 2050 का है अनुमान, ठीक है। तो जो विकीमीडिया है, विकीमीडिया जो है वह इंडिया को थर्ड पोजीशन पर दिखा रहा है, आफ्टर जो है चाइना, यूएस और इंडिया, ठीक है, 2050 में। अब आइए जो है वह दूसरा जो है वह देखिए, ये है प्राइस वाटर कूपर। और प्राइस वाटर कूपर जो है वो देखिए, चाइना जो है 2016 में नंबर 1 पर, 2050 में भी नंबर 1 पर, इंडिया जो है वह नंबर 2 पर, और यूएस जो है वह नंबर 3 पर। नंबर 4 पर जो है वह इंडोनेशिया, 5 पे ब्राजील, 6 पर रसिया, और जापान चला जाएगा कहाँ, 8वें नंबर पर। देखिए ये 2016 का है, और ये 2050। चाइना एक नंबर पे बना रहेगा, पीपीपी के आधार पर है ये। यूएस जो है वह 3 नंबर पे चला जाएगा, इंडिया जो है वह 2 नंबर पे जो है वह चला जाएगा, ठीक है। ये पीपीपी के आधार पर प्राइस वाटर कूपर के अनुसार से जो है वह है। जापान जो है, जो यहां पर है, वो 8 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। जर्मनी जो है वो देखिए 9 नंबर पे चला जाएगा। इसके बाद जो है, और आइए, ये अलग अलग बेस जो है वह मैंने लिया है, अलग अलग जो है वह कंपनी का अलग अलग जो है वह बेस है, इसलिए जो है वह हम लोग उसको बात कर रहे हैं। अब जो देखिए, जो स्टैटिका है, स्टैटिका के आंकड़े को जो है अगर देखिए, तो स्टैटिका का आंकड़ा जो है वह ये बताता है, स्टैटिका का आंकड़ा जो है वह नहीं दे रहा है। खैर चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 2050 में एक नंबर की इकोनॉमी जो है वह चाइना ही रहेगी। 1 नंबर पर इकोनॉमी में जो है वह कौन रहेगा, चाइना ही रहेगा। विथ $58 ट्रिलियन। और 2 नंबर पर जो है वह इंडिया हो जाएगा विथ $43 ट्रिलियन। और 3 नंबर पर जो है वह यूएस रहेगा विथ $34 ट्रिलियन। आज सोचिए कि आज हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए जो है वह बेताब हैं, और वर्ल्ड जो है वह जो प्रिडिक्ट कर रहा है इंडिया को 2050 में $43 ट्रिलियन। ये आईएमएफ भी प्रिडिक्ट कर रहा है, ये प्राइस वाटर कूपर जो है, जो एक रेटिंग एजेंसी है, वो भी जो है वह प्रिडिक्ट कर रही है, वर्ल्ड बैंक भी प्रिडिक्ट कर रही है।
इसका मतलब है कि लगातार जनसंख्या जो है वह जनसंख्या बने रहने के कारण यहाँ वर्किंग क्लास जो रहेगा उसके कारण जो है यहाँ इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त बूम आएगी और जो है यूएस की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। अब आप गौर करके देख लीजिए तो जो है ये पॉपुलेशन की वजह से ही जो है हो रहा है ना, ठीक है। और यूएस से वह $34 ट्रिलियन के कारण जो है वह 34 थर्ड पे जो है वह चला जाएगा और 2100 तक आते आते प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो जंप करके जो है वह नंबर 1 पे चला जाएगा और चाइना जो है वह नंबर 2 पे चला जाएगा 2100 में आते आते। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है वह 143 करोड़ होगा और उस समय तक ये सारी जनसंख्या जो है वह क्या हो चुकी रहेगी, तो स्किल्ड हो चुकी रहेगी। तो चाइना ने जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट जो है में उसने अभी तो वो बढ़त हासिल कर लिया, पॉपुलेशन को जो है वह रोक कर वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाकर अभी तो बढ़त हासिल कर लिया, लेकिन बाद में वह जो है वह क्या होगा, पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया 2100 आते आते तक इंडिया जो है वह नंबर 1 जो है वो इकोनॉमी बन जाएगी, इंडिया नंबर 1 और चाइना जो है वह नंबर 2 पर जो है वह चला जाएगा। ये तो 2050 का दिखाया है, 2100 में जो है वो उल्टा हो जाएगा, इंडिया नंबर 1 हो जाएगा, चाइना नंबर 2 जो हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट होना बेहद आवश्यक है। पॉपुलेशन के रिप्लेसमेंट के बगैर जो है वह हम एक्चुअल में अपने देश का विकास जो है वह आगे लंबे समय तक नहीं करा पाएंगे। ये जो है वह बहुत बड़ी चुनौती जो है हमारे पास डेवलप होने जाएगी किसी भी राष्ट्र के पास। देखिए जनसंख्या प्रतिस्थापन से ही जो है तब जो है वह बनता है ये कि हमें जो है वह जनसंख्या कैसी चाहिए, एक आदर्श संकल्पना जो है और आदर्श संकल्पना जो है वह कहती है कि जनसंख्या हमेशा संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए। जनसंख्या क्या होना चाहिए? हमेशा संसाधनों के अनुरूप होना चाहिए, हमेशा रिसोर्स के जो है वह अनुरूप जो है वह होना चाहिए, तभी जो है जनसंख्या जो है वो बेहतर मानी जाती है। अब इसको 3 संकल्पना से समझा जा सकता है, 3 डायग्राम से समझा जा सकता है। हम लोग देखते हैं 3 डायग्राम जो वो बनाने का प्रयास करते हैं। तीन डायग्राम बनाया मैंने, ए, बी और सी। अभी तो चलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो है इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर जो
लाल रेखा है वह जनसंख्या को बता रही है, और जो है यह बता रही है संसाधन को। काली रेखा संसाधन को। ठीक है, अगर आप लोगों का वहां पर नहीं दिख रहा है लाल और काला का डिफरेंस, तो मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि डिफरेंस ना दिखाई दे। रेखा मैं मोटी कर रहा हूं, अब जो है वह डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये काली जो रेखा है ये बता रहा है किसको? संसाधन को, रिसोर्स को। ठीक है, और जो लाल रेखा है वह बता रहा है किसको? तो यह बता रहा है जनसंख्या को। अब आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। अब देखिए क्या है, जो चित्र ए है, चित्र ए में आप देखिए कि जनसंख्या जो है वह उस राष्ट्र में अधिक है और संसाधन उस राष्ट्र में कम है। जनसंख्या अधिक है और संसाधन कम है। तो हम लोग जो है वह देख सकते हैं कि भारत, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ऐसे जो है वह देश हैं जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि संसाधन जो है वह कम है और जो है वह जनसंख्या अधिक है। तो यह जो है यह आदर्श संकल्पना के अनुकूल जो है वह नहीं है, आदर्श संकल्पना के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है लगातार संसाधनों की कमी जो है वह का एहसास होता रहेगा। ठीक है, चित्र बी जो स्थिति है उस बी स्थिति में जो है वह क्या है, तो संसाधन ज्यादा है, जनसंख्या कम है। संसाधन ज्यादा है और जनसंख्या कम है। तो संसाधन ज्यादा है तो कौन से जो है ऐसे राष्ट्रों में आप जो है वह देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं लेकिन जनसंख्या जो है वह कम है। और जनसंख्या कम होने के कारण क्या करता है कि ये जो है वह बाहर से जनसंख्या को जो है, बाहर से जनसंख्या को जो है बुला रहा होता है, और उसकी जो है जो वीजा पॉलिसी है उस वीजा पॉलिसी के अंतर्गत ये लगातार जो है वह जनसंख्या को बाहर से बुला रहा होता है। जैसे अभी कनाडा जो है क्या किए हुए है कि लगभग 3000 जो है वह बाहरी पॉपुलेशन को, 3000 बाहरी पॉपुलेशन को अपने देश में परमानेंट वीजा जो है वह दे रहा है, यानी बसाने का प्रयास कर रहा है। और अभी 2-3-4 सालों तक ये पॉलिसी चलेगी कि जिसमें जो है वो परमानेंट वीजा जो है वह देगा। लेकिन चूंकि जो है वह ऐसे राष्ट्रों की भी जो है वह कमी नहीं है जहां जो है वह जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कनाडा शिफ्ट होने के लिए लगातार लोग जो है वह प्रयासरत कर रहे हैं। और कनाडा में अभी जो है जो वेटिंग चल रहा है परमानेंट वीजा का, वो लगभग 10 महीने 12 महीने तक चल रहा है। 10-12 महीने के पहले वीजा ही नहीं मिल रहा है, लाइन लग गई है, क्योंकि वो बुला रहा है। लेकिन बुला रहा है तो स्किल्ड को जो है वो अंदर में देगा ना, किसी भी अनस्किल्ड को तो देगा नहीं।
क्योंकि अपने राष्ट्र में वो समस्याओं को क्रिएट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये यहां पर जो है भाई, ये तीसरा जो एग्जाम्पल है कि लगभग जितनी जनसंख्या है लगभग उतने ही संसाधन है, जितनी जनसंख्या उतने ही संसाधन है, यही जो है वह आदर्श स्थिति है। इसी को हम लोग जो है वह क्या कहेंगे, ये जो आदर्श संकल्पना है ना, ये आदर्श संकल्पना यही है। यही आदर्श संकल्पना है। और इस आदर्श संकल्पना के अंतर्गत जो है वह देखा जा रहा है कि यहीं पर जो है वह जनसंख्या जो है वह हमेशा संसाधनों के अनुकूल है। तो ऐसा जो है वह क्या देख सकते हैं, तो यूरोपियन राष्ट्र, जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, उन यूरोपियन राष्ट्रों में जो है वह जितने संसाधन है उसके अनुकूल जो है वह जनसंख्या जो है वह है अभी। लेकिन आगे रहेगी कि नहीं रहेगी ये इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी जो है वह है, अभी हम लोग जो है वह देख रहे हैं यहां पर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जापान, जर्मनी, ये सब जो है वह जो आज इकोनॉमिक पावर हैं वो सब जो है वह पीछे जा रहे हैं। क्यों पीछे जो है वह चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जनसंख्या जो है वह अनुपात में नहीं बढ़ेगी। आप लोगों को मालूम है कि सबसे ज्यादा जो है वह वृद्ध पॉपुलेशन जो है वह कहाँ है, जापान में। तो जापान को इकोनॉमिक सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए उसे जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा, और जो है वह लोग जो है वह जनसंख्या बढ़ाने में जो है वह वहां पर रुचि रखते नहीं है। बहुत हुआ तो एक बच्चा, तो एक बच्चा होगा तो डेथ तो 2 का होगा ना, लेकिन बर्थ तो एक ही का हुआ, तो -1 में पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वह आदर्श संकल्पना इसके साथ जो है वह जुड़ती है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें अब जनसंख्या नियंत्रण। अब इतनी जो है वह बातों को समझने जो हमारे सिलेबस में नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है वह मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जो है उसके बगैर जो है वह ये संकल्पना जो है वह बहुत गहराई से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण में भारत सरकार की क्या जो है वह अपेक्षा है, तो अभी तो कोई नीति आई नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति जो है वो पॉलिसी आई नहीं है, एक्सपेक्टेड है। तो फिर भी भारत की अपेक्षा जो आम चर्चा है वो चर्चा क्या है, तो भारत की अपेक्षा है स्थिर जनसंख्या। भारत नहीं चाहता है कि जनसंख्या में कोई कमी हो, लेकिन भारत यह भी चाहता है कि जनसंख्या अब ना बढ़े। तो स्थिर जनसंख्या, तो स्थिर जनसंख्या के लिए ही क्या किया जा रहा है, स्थिर जनसंख्या में ही कहा जा रहा है कि स्थिर जनसंख्या से जो है वह क्या होगा कि प्रतिस्थापन दर जो है वह हमें 0 लाना होगा। और प्रतिस्थापन दर 0 जो है वह लाना होगा, तो इसके लिए जो है वह क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है वह करना पड़ेगा 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, और 2 चाइल्ड पॉलिसी में जो है वह ये कहा जाता है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी से जो है वह क्या क्या जो है वह हमें क्या जो है वह होगा। तो हमें अगर भारत को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर करना है, भारत को तीव्रता से विकास करना है, भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, भारत को जो है वह
अपने जनसंख्या और संसाधनों में जो है वह अनुकूलता स्थापित करनी है और भारत को जो है वह तमाम जो है वह विश्व से आगे जो है वह बढ़ने की इसका संकल्प लेना है, तो भारत को जो है वह प्रतिस्थापन दर शून्य करना पड़ेगा। और टू चाइल्ड पॉलिसी, तो टू चाइल्ड पॉलिसी के लिए क्या किया जाएगा? तो सरकार जो है, जैसे यूपी सरकार लागू कर चुकी है, तो सरकार जो है सुविधाओं से वंचित करेगी। सरकार जो है वह सुविधाओं से जो है वह वंचित कर देगी। इसका मतलब है सुविधाओं से वंचित करने का संदर्भ जो है वह क्या है कि जो सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो तभी जो है वह मिलेगी जब आपके पास टू चाइल्ड हो। ठीक है, यही जनसंख्या नियंत्रण नीति में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसा ही जो है वह उत्तर प्रदेश में भी जो है वह किया गया है। जनसंख्या नियंत्रण नीति के अंतर्गत में एक्सपेक्टेड यही है। साथ ही साथ जो है वह कहा गया है कि कोई भी जो है वह सरकारी नौकरी तभी जो है वह के लिए अप्लाई जो है वह कर पाएगा जब टू चाइल्ड जो है वह पॉलिसी पर जो है वो सहमत हो। इसका मतलब है कि अगर 2 से अधिक बच्चे जो है वह होंगे तो उसकी नौकरी जो है वह को खत्म किया जा सकता है, एक संभावना के साथ। यानी ऐसा तो है नहीं कि 2 बच्चे वाले जो है लोग फॉर्म भरेंगे। वास्तव में क्या है, भविष्य में अगर जो है वह 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वह सुविधाओं को सरकार जो है कोई भी सुविधाओं को नहीं देगी। साथ साथ चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, 2 से अधिक बच्चे होने पर जो है वह चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। तो इस प्रकार की नीतियों को की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब इसमें विवाद भी है, तो विवाद, कई विवाद है। विवाद यह है कि जैसे टू चाइल्ड पॉलिसी जो है वह कही गई, तो कई जगह पर जो है वह क्या है, एक से अधिक पत्नियों को रखने की जो है वह प्रथा है। तो कई जगह अगर एक से अधिक पत्नियों को रखने की प्रथा है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वह है, उसने 3 जो है वह शादियां की या 2 शादियां की, तो हर एक पत्नी से 2 बच्चे, तो 4 या 6 बच्चे। 4 शादी किया तो 8 बच्चे। तो ऐसी स्थिति में जो है वह क्या है, टू चाइल्ड पॉलिसी तो जो है वह क्या हो गई, फेल हो गई ना। तो वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण नीति को सफल बनाने के पहले आपको यूसीसी लाना हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी उसको सफल बनाना है अगर जनसंख्या नियंत्रण नीति को, तो यूसीसी ही लाना ही होगा। पूरे देश में एक ही कानून जो है वह होने चाहिए, और ये जो है वह मांग भी है। इसमें यह जो है कुछ लोग मुगालफत में रहते हैं कि जो है वह नहीं, ये तो है वह वास्तव में किसी धर्म विशेष जो है वह के खिलाफ जो है वह की नीति है। ऐसा बिल्कुल नहीं, यह राष्ट्र की नीति है। धर्म से बड़ा जो है वह अभी राष्ट्र है। हमारे लिए धर्म जो है वह बड़ा नहीं, हमारे लिए राष्ट्र जो है वह बड़ा है। तो अगर राष्ट्र जो है वह बड़ा है तो हम राष्ट्र के अनुकूल ही नीतियों का संचालन करेंगे, और राष्ट्र के अनुकूल ही नीतियों को जो है वह बनाएंगे, उसको संचालित करेंगे। तो राष्ट्र की डिमांड है, राष्ट्र की मांग है कि यहां पर जो है वह हमें यूसीसी और जो है वह पॉपुलेशन जो है वह कंट्रोल की पॉलिसी जो है वह लाई जाए। ठीक है, विवाद में कहा जा रहा है कि भाई ये तो जो है वह
मुस्लिमों की जनसंख्या को रोकने का प्रयास है। लेकिन आप समझिए, एक बात जो है ध्यान से समझिएगा, 1951 का पॉपुलेशन जो है वह बताता है कि हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन जो भारत में है, भारत में यह 83 पॉपुलेशन जो है वह था 1951 में। यहां लिख देता हूं रेशियो, हिंदू मुस्लिम रेशियो, और यहां पर ये जो था ये 9.5% है। 2011 की जनगणना बताती है कि ये 78% है और यहां पर जो है वो पॉपुलेशन 14% है। ठीक है, तो अब जो है वो देखिए, हिंदुओं का पॉपुलेशन गिरा और मुस्लिमों का पॉपुलेशन एक्चुअल में जो है वह क्या है, बढ़ा, इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया है और यहां पर घटा। ठीक है, अब जो 2021 में तो आया नहीं, लेकिन मान लीजिए 2022 में भी नहीं आएगा, 2023 में ही अगर आता है तो अनुमान किया जा रहा है कि ये जो 76 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ये अनुमान किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप गौर करके जो है वह देखिए, ये 76, ये 16 और ये 76, तो अगर ऐसा होता है तो देखिए, तो हिंदू वर्ग के अंदर आप जो है वह गौर करके देखिए कि जो है वह जनसंख्या घटने के कारण एक असुरक्षा का भाव जो है वह आएगा और वो जो है अब हिंदू और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष की स्थिति है वह बढ़ेगी। तो हिंदू और मुसलमानों के बीच संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, इसको नियंत्रण में कैसे जो है रखा जाए कि संघर्ष ना बढ़े। तो संघर्ष ना बढ़े इसके लिए क्या किया जाए? क्या हम छोड़ दें कि लगातार जनसंख्या जो है वह बढ़ते रहे और ये लगातार जनसंख्या घटते रहे, छोड़ दें? क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, संघर्ष है वह बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है ये पूर्ण संभावना है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति को जो है वह लाना ही होगा और जनसंख्या नियंत्रण नीति को लाकर ही जो है वह हम समहाउ एक यूनिफॉर्मिटी का मैसेज जो है वह दे सकते हैं और यूनिफॉर्मिटी का मैसेज देकर ही जो है वह हम अपने देश की जो है वह रक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सामाजिक जो है अगर संरचना में बदलाव होता है तो वहां के ताने बाने जो है वह क्या होते हैं, बिगड़ने लगते हैं। जैसे असम में हुआ, असम में जो है वह मुस्लिम पॉपुलेशन कम थे और आज जो है वो वहां मुस्लिम पॉपुलेशन 33% तक चला गया। कम थे मतलब 9% के आसपास वहां भी थे, आज 33% चला गया है। तो वहां सामाजिक ताना बाना जो है वह बिगड़ चुका है, इसलिए वहां पर सांप्रदायिक हिंसा जो है वह ज्यादा होती है। तो सांप्रदायिक हिंसा जो है वह हो, हम क्या सांप्रदायिक हिंसा के जो है में देश को झोंक दें? क्या जो है वह हम सामाजिक जो है वह संरचना में बड़े बदलाव के लिए जो है वह हम अपने समाज को तैयार कर पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगा। तो ये अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो है वह खड़े हो जाएंगे और ये अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए पूरे देश में एक ही पॉलिसी जो है वह अपनाई जा सकती है। इसलिए यूसीसी और जो है जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वह पॉलिसी है, ये हमें लाना ही पड़ेगा। अब ये जब आए, अब सरकार जो है वह के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब आए, लेकिन इनसे जो है वह आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, पॉपुलेशन नियंत्रण नीति जो है वो हमें लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिस्थापन दर को शून्य करना है और प्रतिस्थापन दर शून्य होगा तो हम जो है वह विकास
के कार्यों को ज्यादा बढ़ा पाएंगे, विकास जो है वह ज्यादा तीव्रता से कर पाएंगे, और ज्यादा तीव्रता से ही विकास नहीं करेंगे, एक्चुअल में हम विकसित राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना लेकर जो है वह चल रहे हैं उसको जो है वह हम आगे बढ़ा पाएंगे। ये जनसंख्या नियंत्रण। अब जो है वह देखिए क्या है कि जैसे एक पूछा गया कि जन्म और मृत्यु का समंक, तो इसको हम लोग वेरिएबल्स जो है वह कहते हैं, डेथ एंड बर्थ रेट के वेरिएबल्स जो है वह, यानी उनके आंकड़े जो है वह कैसे हैं, क्या हैं। आइए इसको जो है वह समझने के लिए जो है वह आप समझिए। तो इसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु के कई आंकड़े जो है वह हम लोगों के साथ जो है वह होते हैं, और अलग अलग चीजों को जो है वह हम लोगों को इसमें देखने की जरूरत होती है। जैसे एक है भारत की आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो भारत की आयु संरचना 2020 के अनुसार, 2020 के अनुसार जो अनऑफिशियल आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े नहीं, लेकिन हम लोगों को इसलिए रेफरेंस अब लेना पड़ रहा है अनऑफिशियल आंकड़ों का, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े आए हुए जो है वह विलंब हो चुका। 2011 में आया था, 2011 के बाद नहीं आया है। कोरोना की वजह से पूरी जनसंख्या की जो है तैयारी हो चुकी थी लेकिन नहीं हो पाई है। अब जो है वह फिर से तैयारी की जा रही है, तो शायद जो है वह अगले वर्ष जो है वह जनगणना का कार्य प्रारंभ हो, या इस वर्ष भी जो है वह हो सकता है कि अधिसूचना जारी हो जाए, जो भी है। तो संदर्भ जो है वह देखिए क्या है कि आयु संरचना 2020 के अनुसार से जो है वह भारत की क्या है। तो भारत के पूरे पॉपुलेशन को हमने 3 जो है वर्गों में बांटा, और 3 वर्ग जो है वह क्या है। पहला है 0 से 14 वर्ष तक, एक है 14 से 64 वर्ष तक, और एक है 64 वर्ष से अधिक। अब देखिए ये 64 जो है वह क्यों आ रहा है, 60 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 60 में रिटायरमेंट हो जाता है। तो भारत की संकल्पना में 60 वर्ष में रिटायरमेंट जो है वह हो गया है। पॉपुलेशन की संकल्पना में जो है वर्ल्ड में 64 वर्ष में जो है रिटायरमेंट जो है वह होता है, और 64 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों को ही जो है वहां पर वृद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आयु प्रत्याशा जो है वह काफी अधिक है। भारत में आयु प्रत्याशा जो है वह कम है और वहां आयु प्रत्याशा अधिक है, इसलिए जो है वह ऐसा है। ठीक है, अब देखिए यानी जन्म मृत्यु के अलग अलग आंकड़ों को ही जो है वह यहाँ पर जो है वह देखना है, समझना है, उसके जो है वह वेरिएबल्स जो है वह को समझना है, और उसका विश्लेषण जो है वह करना है। क्योंकि मैं जो है वह पूरे क्लास में इस बात पर ही फोकस कर रहा हूं कि हमें विश्लेषण जो है वह कैसे करना चाहिए, यही जो है वह मैं सिखा रहा हूं। बाकी आपके पास जो है वो जो प्रिंटेड नोट्स है, उस प्रिंटेड नोट्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वह लिखी हुई हैं, बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जहां पर जो है वह आप परिभाषा और ये सब चीजें जो है वह आप लोग वहां देख सकते हैं। उन सब पे मैं नहीं जा रहा हूं, मैं विश्लेषण का पक्ष जो है वह सिखा रहा हूं यहाँ। तो देखिए ये जो है वह क्या है, तो 26.16% जो है जनसंख्या यहाँ पर, ठीक है। ये 67.27% जो है जनसंख्या यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वह कह रहा है 6.57% जनसंख्या। तो देखिए
एक्चुअल में जो है वह देखिए क्या है, इस जनसंख्या को क्या माना जाता है, भारित। इस जनसंख्या को क्या माना जाता है, भारित जनसंख्या। यानी इन दोनों जनसंख्या को सपोर्ट की जरूरत है, बच्चों को भी सपोर्ट की जरूरत है, वृद्ध को भी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए उसे भारित जनसंख्या माना जाता है। तो सपोर्ट कौन जो है वह करेगा, तो जनसंख्या ये 14 से, तो इसी को माना जाता है कार्यशील। तो इस कार्यशील जनसंख्या के ऊपर ये और ये दोनों का दबाव है, कार्यशील जनसंख्या के ऊपर ही दोनों का दबाव है। अब ये कार्यशील जनसंख्या जितनी ज्यादा जो है वह बड़ी रहेगी, वो राष्ट्र जो है वह प्रगति कर सकता है। लेकिन ये कार्यशील जनसंख्या अगर घटने लगे, 50% से नीचे आ जाए, तो जो है वह उस राष्ट्र के लिए समस्या का विषय है। जैसे जो है वह आप जापान वगैरह में देख लीजिए, तो कार्यशील जनसंख्या लगभग जो है वह करीब 40% के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है, 60% जनसंख्या जो है वो उसकी क्या है, भारित है। तो इसका मतलब समझिए कि 4 व्यक्ति कमा रहे हैं, 4 व्यक्ति के ऊपर 6 व्यक्ति का बोझ है, यही है। और यहां पर जो है वह क्या है, अगर ये जो है वो मान लीजिए कि 100 में 67 आदमी, 67 आदमी कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो है वह 33 आदमी का बोझ है। तो 2 आदमी कमाने वाला और 1 आदमी जो है वह प्लस में जो है वह खाने वाला। तो भारी जनसंख्या कम है ना भारत में, तो भारी जनसंख्या कम होने का लाभ जो है वह भारत को होता है। ठीक है, आइए इसी में अगला जो है वह हम लोग आयु प्रत्याशा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जन्म और मृत्यु के अंतर्गत आयु प्रत्याशा, एज एक्सपेक्टेंसी। तो देखिए क्या है कि किसी भी मुल्क में आयु प्रत्याशा महिलाओं और पुरुषों के संदर्भ में अलग अलग होती है। जैसे आयु प्रत्याशा फीमेल की और मेल की, तो इसकी आयु प्रत्याशा जो है वो लगभग 70 है और इसकी आयु प्रत्याशा 60। ये अप्रोक्स में डाटा ले रहा हूं, क्योंकि ये 69.8 है, ये 67.2 है, तो उसको हम लोग ना लेकर के हम लोग अप्रोक्स में ले रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि महिलाएं जो है वो 70 वर्ष तक जीवित रहती हैं औसत, जबकि पुरुष जो है वो 67 वर्ष तक जीवित रहते हैं औसत भारत में। यानी भारत में पुरुष जो है वह कम जीवित रहते हैं। ठीक है, तो कम जीवित रहते हैं, तो कारण जो है वह इसका कुछ होगा। तो आइए पहले कारणों को जो है वह देखिए कारण। देखिए जितनी भी जो है वह दुर्घटनाएं जो है वह होती हैं, उस दुर्घटना में जो है वह मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। सड़क दुर्घटना में आप जो है वह अखबारों में जो है वह भी पढ़ा होगा, लिखा जैसे 20 मरे और उसमें लिखेगा 2 महिलाएं 3 बच्चे भी शामिल, लिखा भी नहीं कि 15 पुरुष मर गया लिखा भी नहीं कहीं भी जो आप देख लीजिएगा, दुर्घटना का जो है वह जो हेडिंग होता है 10 मरे 1 महिला 2 बच्चे शामिल, यानी महिला और बच्चे को शामिल कर लिया गया, या 1 महिला 2 बच्चे सहित 10 मरे। लेकिन इसका दूसरा भी तो है ना कि 7 पुरुष मर गया, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, किसी जो है वह न्यूज़पेपर में नहीं। ठीक है, तो चलिए दुर्घटनाओं में जो है पुरुषों की जो है वह, इसके बाद जो है वह देखिए अपराध में जो है वह पुरुषों की हत्याएं ज्यादा होती हैं। ठीक है,
इसके बाद आतंकवाद, आतंकवाद होता है तो पुरुष वर्ग ही मरते हैं, और आतंकी भी मरता है तो पुरुष ही मरता है, सेना का जवान भी मरता है तो पुरुष ही मरता है, पुलिस भी मरता है तो पुरुष ही मरता है आतंकवाद में। नक्सल, तो नक्सल जो है वह गतिविधि होती है तो जो है वह पुरुष वर्ग ही जो है वह, चाहे नक्सली मरे, चाहे पुलिस मरे, चाहे पारामिलिट्री मरे, मरा तो पुरुष ही। ठीक है। यूक्रेन जो है वह रूसिया का युद्ध हो रहा है तो मरेगा कौन युद्ध में? पुरुष, एटसेट्रा। और इसके अलावा पुरुषों ने कुछ शौक भी पाल रखा है, बहुत सारे शौक भी पुरुषों के होते हैं जो शौक के कारण मर जाते हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे कि शौक पुरुषों के क्या होते हैं। ठीक है, जो भी है, यानी पुरुष वर्ग की मृत्यु दर जो है वह ज्यादा है, और मृत्यु दर ज्यादा है इसलिए आयु प्रत्याशा कम है, और महिलाओं की आयु प्रत्याशा जो है वह अधिक है। महिलाओं की आयु प्रत्याशा अधिक है। ठीक है। अब देखिए क्या है, आयु प्रत्याशा महिलाओं की जो है वह ज्यादा है, इसके साथ साथ बायोलॉजिकल रीजन भी होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वह फीमेल का, ये तो जो है वह मानवीय कारण है, बायोलॉजिकल कारण, जैविक कारण होता है कि महिलाओं का जो है वह जो इम्यून सिस्टम होता है वह बेहतर होता है एज कंपेयर टू जो है वह मेल। तो ऐसी स्थिति में वो जो है उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है वह ज्यादा जो है वह होती है, तो इसके कारण अब फीमेल की आयु जो है वह ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 3 वर्ष ज्यादा है। अब आप गौर करके देखिएगा, समाज में आप अपने परिवार में देख सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में देख सकते हैं, आप अपने जो है वह पास पड़ोसियों में देख सकते हैं, ठीक है, दूर के रिश्तेदारों में भी देख सकते हैं। आप गौर करके जो है वह देखिएगा कि आपके घर परिवार, दूर दराज के रिश्तेदार, पास पड़ोस में वृद्ध महिलाओं की संख्या जो है वह दिखती होगी, वृद्ध पुरुष जो है वह कम दिखते होंगे। वृद्ध महिलाओं की संख्या जो है वह दिखती है, लेकिन वृद्ध पुरुष जो है वह कम दिखते हैं। ठीक है, यानी इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वृद्ध पुरुषों से ज्यादा जो है वह वृद्ध महिलाओं की संख्या जो है वह दिखाई देगी। आप किसी भी समाज में जो है वह देख लीजिए भारत। ठीक है, अब गौर करके देखिए यहां, अब दूसरा जो है वह भारत में इसी का विश्लेषण करना कह रहा है, जन्म और मृत्यु का विश्लेषण जो है वह समंक में विश्लेषण करता है। तो भारत में विवाह में मेल की जो आयु है वो एवरेज है 27 वर्ष एवरेज, और जो फीमेल की जो है वह भारत में आयु है वो है 23 वर्ष। तो प्रायः हमारे यहाँ प्रचलन में भी है कि पुरुष अधिक उम्र का होता है और जो है वह महिला जो है वह कम उम्र की होती है, तभी विवाह होता है। ऐसे ही विवाह देखा होगा आप लोगों ने भी। अब गौर करके देखिए कि यहाँ जो है वह एवरेज भी जो बता रहा है भारत का, वो ऐसा ही बता रहा है कि मेल अधिक उम्र का है, फीमेल जो है वह कम उम्र की, तो यहाँ 4 वर्ष का अंतर। अब देखिए 4 वर्ष महिला छोटी है, ध्यान से समझिए उस आंकड़े को। 4 वर्ष महिला छोटी है विवाह के समय, और प्लस 3 वर्ष वह अधिक जीवित रहेगी। 4 वर्ष छोटी है और 3 वर्ष अधिक जीवित रहेगी, टोटल हो गया 7 वर्ष। इसका मतलब है कि अगर जो है वह कोई पुरुष 4 वर्ष जो है वह कम उम्र की महिला से विवाह करता है, तो ये तय हो गया विवाह के दिन ही कि वह एवरेज औसत के अनुसार से 7 वर्ष उसका विधवा जीवन जो है वह व्यतीत होगा, वैधव्य जीवन व्यतीत होगा, उसी दिन, शादी के दिन ही तय हो गया। ठीक है, और अगर जो है वह 5 वर्ष जो है वह बड़ा पुरुष है तो विधवा जीवन उसका 8 वर्ष का होगा एवरेज। 6 वर्ष बड़ा पुरुष है तो विधवा जीवन जो है 9 वर्ष का होगा। इसका मतलब है कि हमारे यहां जो मेल अधिक और फीमेल कम उम्र जो है वह किसका जो विवाह है, ये विवाह ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इससे महिलाओं को विधवा जीवन जो है वह व्यतीत करने पर मजबूर होना पड़ता है। और आज भी अर्थव्यवस्था का संचालन वो पुरुषों के हाथों में है। आज भी अर्थव्यवस्था का संचालन पुरुषों के हाथों में है। यानी भारत की जो जीडीपी है, इस जीडीपी में जो मेल कंट्रीब्यूशन है वो 82% है और जो फीमेल कंट्रीब्यूशन है ये है 18%। तो इसका मतलब है कि पुरुषों के द्वारा ही संचालित हो रहा है। और जिस समय महिला वृद्ध हो गई है उस समय उसका पति निधन हो गया। तो निधन हो गया तो इसका मतलब है आर्थिक जो है वंचना का भी शिकार उसे होना पड़ेगा। आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाएगी। तो आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी है और उस समय उसके पति का निधन हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये सामाजिक समस्याओं को जो है वह जन्म देता है। इसलिए ऐसी सामाजिक समस्याओं का समाधान जो है वह निकालने के लिए ही कहा गया है कि अब आपने जो है वह देखा होगा कि मेल की 21 वर्ष जो है वह आयु, तो फीमेल की भी जो है वह 21 वर्ष आयु जो है वह घोषित की गई सरकार के द्वारा कि दोनों की 21 वर्ष की आयु में ही जो है वह विवाह होने चाहिए। और इस प्रकार की चुनौतियां जो है वह आज ही नहीं आ रही हैं, हजारों सालों से जो है वह आ रही थी। इसीलिए जो है वह, इसीलिए हमारे यहाँ धर्म परंपराओं आदि में आप जो है वह देखिएगा कि पतियों की लंबी आयु के लिए ही व्रत किए जाते थे। क्यों? क्योंकि पति जो है वह कम जीवित रहते थे, इसलिए जो है पतियों की लंबी आयु के लिए ही पत्नियां व्रत करती थी। चाहे करवा चौथ हो, चाहे जो है वह हरतालिका तीज हो, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे वट सावित्री हो, ऐसे तमाम जितने भी व्रत त्योहार जो है वह बनाए गए। तो हमारे परंपराओं में भी इस बात का ज्ञान था कि पुरुष जो है वह कम जीवित रहते हैं और महिलाएं अधिक जीवित रहती हैं, इसलिए ये व्रत त्योहार बनाए गए। और सरकार ने भी आज जो है वह यह संदेश देने का प्रयास किया कि महिला और पुरुष दोनों का इक्वल एज में जो है वह विवाह होना चाहिए। तो यही सब जो है वह आंकड़े हैं, इनको मैंने विश्लेषण करके जो है वह कुछ आंकड़ों को बताया है। और इसके साथ साथ आप जो है जो हम लोगों का नोट्स है, उस नोट्स में जो है वह जो बातें हैं उनको जो है वह पढ़िएगा और इससे जो है वह रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। एनालिसिस कैसे किया जाता है ये तरीका जो है वह आज हम लोगों ने सिखाया है। कल हम लोग अब जो है इसी में स्वास्थ्य विषय जो है वह पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।